हेलो स्टूडेंट्स, मदर इंडिया लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी वर्मा। हमने स्टार्ट किया हुआ है द कंपनीज एक्ट 2030। लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, मेन फीचर्स ऑफ ए कंपनी। अगर आप कंपनी समझना चाहते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट समझना चाहते हैं, कंपनी के मेन फीचर्स समझना चाहते हैं, तो आप जो इससे पहले का सेशन है वो आप जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं रिवाइज कर दूं आपको कि कंपनी मीन्स ए कंपनी which has been incorporated as a company under this company act, it means companies act 2013 or under any previous company laws। अभी जो हमारा 2013 का कंपनी एक्ट है, इसके अंडर कोई भी एसोसिएशन अगर एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है देन इट इज ए कंपनी। एक स्टूडेंट ने कल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या माइनर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं क्या। तो बच्चों इस रेफरेंस में आप देखिएगा, एक केस आपको मिल जाएगा, मूसा गुलाम आरिफ वर्सेस आरिफ का मामला है। मूसा वर्सेस मूसा के नाम से बड़ा मशहूर केस है आपका ये। इसके अंदर रजिस्ट्रार जो है वो शायद ढंग से चेक नहीं कर पाए और एक ऐसी कंपनी रजिस्टर हो गई जिसके अंदर कुछ बच्चे जो है वो सब्सक्राइबर्स थे। तो बाद में जब डिसीजन हमारे पास आया, जब इसको चैलेंज किया गया इस कंपनी के नेचर को, तो जो जजमेंट हमारे सामने आया वो ये था कि कंपनी अगर एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई है ना, नाउ इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए माइनर। अब वो माइनर नहीं है। कंपनी के वैलिडिटी को आप चैलेंज तभी कर सकते हैं जब उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऑन द बेसिस ऑफ कोई माइनर सब्सक्राइबर्स का अगर कोई कंपनी क्रिएट हो गई है, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मूसा वर्सेस मूसा के ये मामला देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। तो अगर एक बार कंपनी रजिस्टर हो चुकी है तो ऐसी कंपनी को ये एक डायरेक्शन दे दी जाएगी कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम आप अपने जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो इंक्रीज कर लो, अदरवाइज इसको लीगली वाइंड अप कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला तो ये कि कोई माइनर जो है वो एक कंपनी क्रिएट कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी हो गई है क्रिएट तो फिर ये, क्योंकि अब देखिएगा यही तो चीज मैंने आपको समझाई थी, भाई कंपनी और इसके जो मेंबर्स हैं उनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, सेपरेट है। तो कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए माइनर, ये बात समझिएगा। पहली बात तो अगर रजिस्ट्रार की पकड़ में आ गई कि ऐसे सब्सक्राइबर्स तो जो है वो माइनर है या वन ऑफ देम माइनर है, तो वो करेगा ही क्यों। पर मान लो थोड़ी देर के लिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, जो इसके मेंबर्स है वो अलग है और कंपनी अलग है। तो आज की तारीख में बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान ले कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो हम उस कंपनी को माइनर नहीं कह सकते। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जो माइनर है आपके, उनको आप एक्सक्लूड कर दो कि वो मेंबर है ही नहीं। तो कंपनी को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि विद इन दिस टाइम यू विल हैव टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर भी अगर वो ना कर पाए तो फिर आपकी वाइंडिंग अप की प्रोसेस जो है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिएगा देयर आर सम हेडिंग्स। हम पहले कुछ हेडिंग्स की बात करते हैं। जैसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, थोड़ा सा बस एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और पार्टनरशिप के लिए हम रजिस्ट्रेशन वर्ड से काम चला लेते हैं। तो लीगली अगर अपन प्रोसीजर देखें तो फर्क है दोनों में, लेकिन अगर आपको इनकॉर्पोरेशन वर्ड को एक बार समझने में मुश्किल आ रही है, देन इट मींस इट इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन।
तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हमारी कौन कौन सी कंपनियां हो सकती है, इसका मतलब ये आपने एक एसोसिएशन बनाई और गवर्नमेंट उसको रजिस्टर कर रही है, या अगर वहां पे कोई राजा का शासन है और राजा की सत्ता, उसकी गवर्नेंस है, वो उसको रजिस्टर कर रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूं अभी आपको। दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्संस, भी आपके 2 लोग हैं, 7 लोग हैं, कितने लोग हैं आपके, उनके बेस पे कंपनीज जो है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, दूसरी कंपनी उस पर कंट्रोल कर रही है, तो क्या ये भी इसके बेस पे भी कुछ कंपनी हो सकती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, भाई जनरली तो क्या है, अगर हम देखें तो कंपनी के रेफरेंस में ऑनरशिप वर्ड ही गलत है, क्योंकि कंपनी का कोई ऑनर हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि कंपनी के अंदर भी मैंने शेयर्स खरीदे तो मैं उसका मेंबर हूं, मैंने शेयर्स आपको बेच दिए, आप उसके मेंबर हो जाओगे, तो कंपनी का एक्चुअल में ऑनरशिप तो खुद लोग ही होती है। पर सिर्फ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेनेशन हम एक हेडिंग ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फिर हमारे पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है या उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ये भी आपका एक ग्राउंड है। फिर उसके बाद में कुछ अदर टाइप्स भी हैं, तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, भाई एक कंट्री है, एक स्टेट है जिसमें किसी राजा की सत्ता है, उसकी एम्पररशिप है, तो क्या कोई राजा कंपनी क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। तो अगर राजा जो है वो एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट्री कंपनी क्रिएट कर रहा है कि साहब मैं इस तरह की कंपनी बनाना चाहता हूं, और एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर रहा है। अब राजा जब कोई डॉक्यूमेंट इश्यू करता है देन इट इज कॉल्ड ए चार्टर। जैसे लीगल हिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते हो ना, चार्टर 1600 है ना, चार्टर 1772, इस तरह से बहुत सारे चार्टर 1850, बहुत सारे चार्टर्स जो है वो आपके आए। तो वो शाही आज्ञा, उसके अंदर अगर कोई कंपनी क्रिएट हो रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर ए चार्टर। इंडिया में इस तरह की कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। तो अगर आप अंडर ए चार्टर बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर हम उन स्टेट्स की बात करें जहां पे डेमोक्रेटिक कंसेप्ट नहीं है, आज भी राजतंत्र है, तो एक एग्जांपल है मुझे याद आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो वो क्या थी, अंडर ए चार्टर उसको स्टैब्लिश किया गया था, राजा की आज्ञा से उसको स्टैब्लिश किया गया था। और थोड़ा सा गूगल महाराज की मदद लेके आप चेक करिएगा कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 200 साल भारत पे राज किया था, क्या आज वो कंपनी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो उस पे कंट्रोल किसका है, चेक कीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा अंडर स्पेशल एक्ट। अब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करते हैं बच्चों। भाई जैसे इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेसी है, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गवर्नमेंट आती है, फिर दोबारा लोग इलेक्शन करते हैं, फिर दोबारा चांस मिलता है। तो इस तरह के स्टेट्स के अंदर 2 चीजें हैं इंडिया के अंदर, स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा है, और सेंटर में हमारी पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट या विधानसभा क्या खुद कोई इस तरह की कंपनी क्रिएट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो आरबीआई, एसबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई, आईसीएआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है सीए का, आईसीएसआई सीएस का जो इंस्टीट्यूट है, ये सारे क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका एलआईसी का, स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी है जो एक कंपनी की तरह काम करेगी, तो एक टाइप आपका हो गया अंडर स्पेशल एक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर स्पेशल एक्ट के अंडर इन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जो एक कंपनी की तरह काम करती है, तो उसको हम कंपनी नहीं, दैट इज कॉल्ड ए कॉर्पोरेशन, उसको हम निगम कहेंगे, कंपनी नहीं कहेंगे। लेकिन टाइप्स के अंदर अगर आए तो वो भी क्या है, एक कंपनी की तरह एक टाइप है। फिर आ जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2013, और इससे पहले 1956 का था, और इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे कानून बताए थे। तो अगर कंपनी एक्ट के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन रजिस्टर हुई है एज ए कंपनी, देन इट इज कॉल्ड ए कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा की आज्ञा से क्रिएट हुई है तो एक चार्टर्ड कंपनी है।
स्पेशल एक्ट के अंदर हुई है तो उसको हम या तो स्टैट्यूटरी कंपनी कह देंगे या कॉर्पोरेशन कह देंगे। तो आईसीएआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी या एक कॉर्पोरेशन है। एलआईसी क्या है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी या कॉर्पोरेशन है। और अगर कंपनी एक्ट में हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एसोसिएशन को रजिस्टर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड ए कंपनी। तो जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में क्या आता है, आपकी इस तरह की कंपनीज आती है। तो अब जो कॉर्पोरेशन है और इधर जो कंपनी है, कंपनी का मतलब जो पब्लिक कंपनी की बात करें, जो प्राइवेट कंपनी की बात करें, यहां पर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एक वर्ड में। कई बार अपन वर्ड यूज करते हैं पब्लिक सेक्टर और कई बार अपन वर्ड यूज करते हैं पब्लिक कंपनी। तो देखो बच्चों, कंपनी वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी एक्ट। और जब हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सच एस्टैब्लिशमेंट्स which are governed, established by the government itself। अगर गवर्नमेंट ने ही कोई चीज स्टैब्लिश की है तो वो आपका पब्लिक सेक्टर है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक है, ये कंपनी है, तो इसका मतलब ये प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कंपनी एक्ट में है। और अगर हम बात करें एसबीआई की, हम बात करें एलआईसी की, तो इसको गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट्स में डेवलप किया है, बनाया है, तो फिर आपके वो कॉर्पोरेशन में आ जाएंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कंपनी आपकी अलग चीज है और कॉर्पोरेशन आपकी अलग चीज है। इसका मतलब आज अगर एलआईसी के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो एक सरकारी कर्मचारी है। लेकिन आज अगर किसी प्राइवेट बैंक में या भले वो पब्लिक बैंक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी बैंक में जो कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अगर उसके अंदर वो काम कर रहा है और वो कहां रजिस्टर्ड है, आपके कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, किसी ऐसी पब्लिक कंपनी में काम कर रहा है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो हम उसको सरकारी कर्मचारी नहीं कह सकते। दोबारा समझिएगा, गवर्नमेंट ने विधानसभा में या पार्लियामेंट से कोई स्पेशल एक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एलआईसी की बात करें, उन्होंने एक एलआईसी खड़ी कर दी, एक कॉर्पोरेशन खड़ा कर दिया, तो उसमें काम करने वाला हर अधिकारी, हर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माना जाता है। जबकि कोई दूसरी कंपनी है आपकी, उनमें अगर कोई काम कर रहा है तो वो आपका सरकारी कर्मचारी नहीं है। अब अगर हम कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं तो मेंबर्स मिलके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम किसी कॉर्पोरेशन को बंद करना चाहते हैं तो जिस विधानसभा से वो बन के आया है, जिस पार्लियामेंट से वो बन के आया है, वो ही उन्हीं का राइट है कि वो उस एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको बंद कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट जो है अगर किसी स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रही है, देन इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन। और अगर आप और हम सब मिलके किसी कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द कंपनी एक्ट, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास दोनों ऑप्शन है। गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट में भी एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा सकती है, तो वो कॉर्पोरेशन नहीं होगा, वो कंपनी ही होगा। और गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट या विधानसभा के थ्रू भी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कॉर्पोरेशन, उसे हम निगम कहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो आपका कंपनी एक्ट है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी रजिस्टर हो रही है, तो वो क्या होगी, या तो पब्लिक हो जाएगी या प्राइवेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रही है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। और ये जो आपकी यहाँ स्पेशल एक्ट में है, जो गवर्नमेंट खुद क्रिएट कर रही है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लोग पब्लिक कंपनी को ही पब्लिक सेक्टर मान लेते हैं। कंपनी वर्ड ही आ गया ना, तो कंपनी एक्ट आ गया, और कंपनी एक्ट आ गया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्राइवेट सेक्टर। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो थी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्संस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। पब्लिक कंपनी, अगर मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये आपकी पब्लिक कंपनी है। मिनिमम 2 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो ये आपकी क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और एक ही मेंबर होगा, दूसरा मेंबर होगा ही नहीं, इट इज कॉल्ड 1 पर्सन कंपनी। अब देखिएगा बच्चों, जो सेक्शन 2 है उसके अंदर टोटल 96
डेफिनेशंस आपकी दी हुई है। 94 एक अलग से ऐड की गई थी, नंबरिंग के हिसाब से 95 है और टोटल 96 आपकी डेफिनेशंस दी हुई है और सारी की सारी डेफिनेशंस अल्फाबेटिकली हैं, ए बी सी डी, इस तरह से आपकी डेफिनेशंस चलेंगी। इसका मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है उसके अंदर, कोई ग्रुपिंग नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी आपको कहीं मिलेगी, पब्लिक कंपनी आपको कहीं मिलेगी डेफिनेशंस के अंदर। तो अल्फाबेटिकली आपकी डेफिनेशंस दी हुई है। तो जो बच्चे सीएस या सीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो सारी चीजें छोड़ के एक बार डेफिनेशंस को अच्छे से देख लें, और बाकी जो बच्चे हैं एलएलबी के या कोई और एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट का, तो वहां पे हमारे लिए इतना काफी रहेगा। तो जो आपकी डेफिनेशंस है उसके 71 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया हुआ है, क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया हुआ है और 62 के अंदर ओपीसी कंपनी को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, जिसमें कम से कम 7 लोग हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 है, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। प्राइवेट कंपनी और ओपीसी पे हमें एक सेशन अलग से लगाना होगा। याद कैसे करना है, देखो 7 लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, 7 लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। 7 1 71 71 हो गया ना, तो 71 में आपकी पब्लिक कंपनी है। अब देखो प्राइवेट कंपनी भी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो बार बार को किसी को शेयर नहीं दे सकते बिना कंपनी के परमिशन के। तो हर मामले में कंपनी जो है ना वो टांग अड़ाती है, अड़ाना, तो इसके पास एक पावर है अड़ाने की। तो अब देखो 68 को क्या बोलते हैं, 68 अड़ना, तो 68 याद रखिएगा प्राइवेट कंपनी अड़ जाती है 68। अब आ गई ओपीसी 62, हिंदी में बोलते हैं 62 बॉस। ठीक है, तो एक बॉस होता है, बस बॉस से 62 याद रखिएगा, एक बॉस होता है वही कंपनी को चलाएगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब इस बात को समझिएगा कि भाई जैसे मान लीजिए कि घर में हमारे फादर साहब, उनका कंट्रोल है, या मदर है उनका कंट्रोल है, हम उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते, तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी कि नहीं होगी। तो यहां पे आप समझिएगा कि मान लीजिए कोई कंपनी है हमारी ए और एक कंपनी है बी। इस बी कंपनी के पास मान लीजिए 1 लाख के शेयर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, करोड़ों अरबों के शेयर्स होते हैं, 1 लाख के इसके पास शेयर्स हैं। ठीक है, तो अब शेयर्स तो आपके इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। जो बच्चे कॉमर्स सेंड नहीं है उनको मैं आगे समझाऊंगा कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बस यहां समझ लीजिए कि कोई शेयर होते हैं। तो अब इसके पास 1 लाख के शेयर्स हैं, उस 1 लाख के शेयर्स में से मान लीजिए इसके पास 80,000 के शेयर्स ऐसे हैं जो इक्विटी शेयर्स हैं प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ये सारे के सारे शेयर्स आपको मैं आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि उसके पास 80 लाख के टोटल, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब टोटल शेयर्स की बात हो रही है क्या, नहीं टोटल शेयर्स की बात नहीं हो रही। टोटल शेयर्स के अंदर से कितने इक्विटी शेयर्स हैं प्लस कितने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो बाद में क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे ना, इसलिए उनको ऐड किया गया है। जो पहले हमारा कानून होता था उसमें खाली इक्विटी शेयर होता था। तो मान लीजिए, चलो अपने एक काम करते हैं, इसको सीधा 1 लाख ही मान लेते हैं कि इसके पास 1 लाख के शेयर्स है। शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर ये ए कंपनी इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स परचेज कर देती है, ये कंपनी है दोनों, कोई पर्सन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस कंपनी ने इस कंपनी का आधे से ज्यादा का मतलब क्या हुआ भाई, अगर 51 लाख के शेयर इस ए ने खरीद लिए, इसके पास तो कितने रह गए, 49 के रह गए ना भाई। अब अगर इस कंपनी की मीटिंग्स के अंदर कोई डिसीजन लिया जाता है तो बताओ किसकी मर्जी चलेगी, एक ही चलेगी ना। तो इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर किसने खरीद लिए, इस ए ने खरीद लिए, इस कंपनी ने। तो अब यहां पर इस कंपनी में अगर पत्ता मिलेगा तो किसकी मर्जी से लेगा, एक। तो यहां पर ये तो होगी आपकी होल्डिंग कंपनी और ये क्या होगी, सब्सिडियरी कंपनी। तो देखिएगा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। अब देखो
इस कंपनी की इस कंपनी पर जिसके इसने शेयर्स खरीदे छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। छाया का मतलब शेडो, किसका मतलब ये बी कंपनी किसकी छत्र छाया में है, ए कंपनी की। अब ए कंपनी इस बी कंपनी को सता रही है, मतलब यूं समझिएगा कि इसको परेशान कर सकती है हर मामले में। तो ये इसकी छत्र छाया है और ये बेचारी सताई जा रही है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ लिखना नहीं है। तो देखिएगा 46 46 को बोलते हैं 46, तो छाया वर्ड याद रखिएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर है होल्डिंग कंपनी। 46 छाया, 87 वो सताई जा रही है, 87 87 को क्या बोलते हैं 87। तो ये आपकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो सेक्शंस याद करने के आप खुद अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, मैं तो ऐसे याद करता हूं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स कौन से, इक्विटी शेयर्स प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर खरीद ले, तो वो कंपनी जो खरीदने वाली है वो तो आपकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और दूसरी कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, सब्सिडियरी कंपनी हो जाएगी। अब यहां पे एक एग्जांपल और देखिए, एक कंपनी है एक्स, इसके पास है भाई 1 लाख के इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। अब ए कंपनी जो है वो इस कंपनी के कोई 20 लाख के शेयर्स खरीदती है। फिर एक बी कंपनी है वो भी इसके 20 लाख के शेयर्स खरीदती है, और एक सी कंपनी है वो भी इसके 20 लाख के शेयर्स खरीदती है। तो इसका मतलब ये हुआ 60 लाख के शेयर्स तो ए बी सी के पास होगी। खुद एक्स के पास कितने रह गए, मान लो इसे खुद के पास कितने रह गए, 40 लाख के खुद के रह गए, है ना। अब यहां पे कोई होल्डिंग नहीं है, कोई सब्सिडियरी नहीं है, क्योंकि किसी का कंट्रोल किसी पे तो है नहीं। इन्होंने इसके खरीदे, एक्स ने इनके थोड़ी खरीदे। तो आप कहोगे जी एक्स के पास 40 है, एक्स ने इनके थोड़ी खरीदे, इन्होंने इनके खरीदे, तो इनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए अंदर खाते एक चीज और है, क्या ये बाद में पता चलता है कि ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी इस बी कंपनी की होल्डिंग है। क्यों है, कैसे है, ऑब्वियस सी बात है, बी कंपनी के जो शेयर्स है आधे से ज्यादा किसने खरीदे होंगे, ए ने खरीदे होंगे। और ये बी कंपनी जो है वो इस सी कंपनी की होल्डिंग है, तो बी ने सी के आधे से ज्यादा खरीदे होंगे। अब बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों कंपनियों का एक रिलेशन क्रिएट हो गया। कैसे, सी जो है वो बी की सब्सिडियरी है और बी जो है वो ए की सब्सिडियरी है, या यूं कह दो ए जो है वो बी की होल्डिंग है और बी जो है वो सी की होल्डिंग है, और तीनों ही एक्स के मेंबर हैं, एक्स कंपनी के। अब यहां पर जब मीटिंग होगी, सुनिएगा बच्चों, यहां पर जब मीटिंग होगी तो बताओ ए भी होगी, बी भी होगी, सी भी होगी और एक्स भी होगी। चारों कंपनियां मीटिंग कर रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, किसकी चलेगी। अगर आप कहोगे कि साहब इनकी तो अलग अलग है, तो क्या बी, क्योंकि आपने कोई मैंने एक रिलेशन बताया है कि ए जो है वो बी की होल्डिंग है, तो इसका मतलब बी का कोई डिसीजन ए के अगेंस्ट जा सकता है क्या, कैसे जाएगा, क्योंकि वो ए की सब्सिडियरी है। अब सी की बात करें, सी का कोई डिसीजन बी के अगेंस्ट जाएगा क्या, कैसे जाएगा। तो इसका मतलब सी बी की मान रहा है, बी ए की मान रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक मान लो कि बी और सी किसकी मान रहे हैं, ए की मान रहे हैं। तो यहां पर जब जजमेंट लिया जाएगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो किसकी चलेगी, ए की चलेगी। तो ए की टोटल पावर कितनी होगी, 20 तो खुद की थी, 20 उसकी सब्सिडियरी कंपनी की और 20 सब्सिडियरी की सब्सिडियरी कंपनी की। एवरीबॉडी नोज छोटी बहन की छोटी बहन भी क्या होती है, छोटी बहन ही होती है भाई। तो ये चीज आप समझो, यहाँ पे ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए सब्सिडियरी कंपनी इज आल्सो ए सब्सिडियरी कंपनी। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल पावर कितनी होगी ए की, 20 तो खुद की थे, 20 प्लस 20 प्लस 20 60। तो इसका मतलब अब यहाँ पे इसके 60 माने जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं रहता। तो यहाँ पे इसके 60 हो गए और ऐसे कितने हैं 40। तो ये क्या मान ली जाएगी, होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स। तो ये सीए के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बच्चों जैसी बातें हैं, क्योंकि ये उनका एक बेसिक नॉलेज है उनके लिए। तो ये बच्चों होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की बात हो रही थी। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां भी होती है जिनमें शेयर कैपिटल ही नहीं होती, तो फिर वहां पे ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर होती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अब कोई कंपनी है, उसने गारंटी दी है 1 करोड़ की,
और एक कंपनी ने उस कंपनी की 1 करोड़ की आधे से ज्यादा गारंटी को होल्ड किया हुआ है। जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने 1 करोड़ की गारंटी दी हुई है, तो भाई इसके पास खुद के गारंटर होंगे तो ये तो गारंटी देगी ना। अब एक कंपनी है, मान लीजिए एल, इसने कहा है कि भाई इसकी 1 करोड़ की गारंटी में से 60 करोड़ की गारंटी हमारी है, मतलब 60 लाख की गारंटी हमारी है। तो ऑब्वियस सी बात है आधे से ज्यादा गारंटी किसकी है, एल की है, तो ये भी यहाँ पे होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो फिर गारंटी के बेस पे जो है वो होल्डिंग की कंसेप्ट आपकी आ जाएगी। तो एक आपकी होल्डिंग कंपनी होगी और दूसरी आपकी सब्सिडरी कंपनी होगी। अब हम बात करते हैं, एक नया प्रोविजन आया है हमारा एसोसिएट कंपनी का, क्योंकि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की शुरुआत पहले से थी। अब बात करते हैं एसोसिएट कंपनी की। तो एसोसिएट कंपनी का मतलब आपको समझिएगा कि बच्चों एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। अगर इस ए ने इस बी कंपनी के कम से कम 20% शेयर्स परचेज कर लिए हैं, कम से कम, तो यार सारी नहीं तो थोड़ी बहुत तो चलेगी ना, किसकी, एक ही। अगर यहाँ पे 51% होते, भी ए ने बी के 51% आधे से ज्यादा खरीद लिए तो सारी किसकी चलती, एक ही चलती भाई। लेकिन यहां पर 20% खरीदे तो कुछ तो चलेगी ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम बी को सब्सिडी तो नहीं कह सकते ना, यहां पे इसका नाम हो जाएगा एसोसिएट कंपनी। यहां पे इसका नाम क्या आ जाएगा, सहचारी या संबंध कंपनी बोलती हैं इसको हिंदी में। ये आपकी सूत्रधारी कंपनी होगी और ये आपकी सहायक कंपनी होगी और ये सहचारी कंपनी, ये हिंदी में नाम थोड़े से ध्यान रखिएगा इसके। तो अगर आधे से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो सब्सिडरी, और मिनिमम 20% से लेके 50% तक चले जाएं तो क्या होगी, एसोसिएट। 51% होते ही ये एसोसिएट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी में। अब यहां पर एक और छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर होल्डिंग कंपनी चाहे तो सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद सकती है, लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी चाहे तो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, क्योंकि होल्डिंग कंपनी इसके लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो ये एक छोटी सी बात, अब शेयर्स वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको मैं अलग से समझाऊंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल वी कैन से होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। अब यहां पे एक बात और समझें, अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसने एक प्राइवेट कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए हैं, अब बताओ वो प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक मानी जाएगी? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नाम तो उसका वही प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, क्योंकि ये मैं आपको यहां बताना भूल गया कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के साथ लिमिटेड वर्ड आएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा, और अगर कोई 1% कंपनी है तो उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1% कंपनी। अब अगर हम यहां पे बात करें तो इस तरह की जो कंपनीज है आपकी, उन कंपनीज के अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और उसकी पब्लिक कंपनी ने उसके आधे से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए तो आपका नाम तो वही प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन दैट विल बी ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर किसी पब्लिक कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए हैं, इट मींस ए पब्लिक कंपनी हैज बिकम होल्डिंग कंपनी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए प्राइवेट कंपनी हैज बिकम ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, नाउ इट विल बी ट्रीटेड ए पब्लिक कंपनी। ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा, मान लीजिए इस ए ने बी के 90% शेयर्स परचेज कर दिए, 90%, ऑब्वियसली बात है ए होल्डिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन किसी वजह से ए का वाइंड अप हो जाता है, खत्म हो जाती है ए, तो बी पे क्या असर पड़ेगा? यार खुद के मेंबर मर जाए तो भी कंपनी पे असर नहीं पड़ता, दूसरी कंपनी बंद होगी ना तो भी इस कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। किसका मतलब, मेंबर्स और कंपनी अलग अलग है, मेंबर्स और ये कंपनी भी क्या है, इसकी मेंबर ही तो थी ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि अगर होल्डिंग कंपनी खत्म हो जाए तो सब्सिडरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्सिडरी अगर खत्म हो जाए तो होल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। यहां पे आपको थोड़ी सी बात समझनी है। अगर किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है
चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये सब स्टेट्स हैं। अगर किसी कंपनी ने, जैसे मान लो अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं एचडीएफसी, अगर राजस्थान गवर्नमेंट एचडीएफसी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स परचेज कर ले, आधे से ज्यादा 51% मिनिमम, या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा मिलकर आधे से ज्यादा शेयर परचेज कर ले, या सेंट्रल गवर्नमेंट आधे से ज्यादा शेयर परचेज कर ले, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट्स अगर शेयर्स परचेज कर ले, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। अब आप एक चीज देखो, मैं इसे कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं आपको, इनको पर्सनली आपको लेने की जरूरत नहीं है। अपने कहते हैं कि गवर्नमेंट है ना, पैंतरे बहुत बदलती है। पैंतरे बदलना हिंदी का एक शब्द है, पैंतरे बहुत बदलती है। अब यहां पे मैंने लिखा है सब क्लोज 45, इसको हिंदी में बोलते हैं 45, तो 45 यानी कि पैंतरे। तो जो सेक्शन 2 क्लोज 45 है उसमें गवर्नमेंट की बात हुई है, तो 45 में क्या है? 45 यानी कि पैंतरे, गवर्नमेंट पैंतरे बदलती है, तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो दोबारा समझ लीजिएगा, अगर किसी कंपनी में आधे से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए, गवर्नमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए गवर्नमेंट कंपनी। तो ये मानेंगे कि भाई गवर्नमेंट का राज है इस पे, तो इसीलिए मैंने यहां पे हेडिंग क्या दी है? ऑनरशिप। अब अगर वहां पे एक भी शेयर गवर्नमेंट का नहीं है, या है लेकिन 50% से ज्यादा नहीं है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन गवर्नमेंट। इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है, इसी में ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी 45 में। तो इसका मतलब अगर है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन गवर्नमेंट, मेरी ये कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का एक शेयर नहीं है, तो कौन सी होगी? नॉन गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट के हैं 30, 40, 50% तक भी है, तो भी वो नॉन गवर्नमेंट है। 51 होते ही वो क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझिएगा कि यहाँ ये जो गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पे ये जो आपका कॉर्पोरेशन है, इनमें क्या फर्क है? तो भाई कॉर्पोरेशन तो एक स्पेशल एक्ट में बना है और उसमें काम करने वाला हर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज किए हैं, तो भले ही गवर्नमेंट 100% शेयर्स परचेज कर ले, तो भी उसमें काम करने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पीछा नहीं छुड़ा सकती, बंद करना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने शेयर बेचते ही वो कभी भी वो कंपनी किसी भी सिचुएशन में नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। अब आती है बात बच्चों, एक कंपनी है, मान लीजिए कि एक कंपनी है XYZ। अब आप में से किसी ने मान लीजिए कि वो शुभम गुप्ता जी बैठे हैं। अब शुभम गुप्ता जी ने क्या किया, इस XYZ के 90% शेयर परचेज कर लिए। अब बताओ, यहां शुभम गुप्ता ने इसके 90% शेयर परचेज किए, 90%। तो बताओ यहां पे इन दोनों का क्या रिलेशन है? अब आप कहोगे कि सर 90% परचेज कर लिए, तो यहाँ पे शुभम गुप्ता जी का तो कंट्रोल हो गया, तो ये सब्सिडरी होगी। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर खरीदने वाली कंपनी है और बेचने वाली कंपनी है तो ही होल्डिंग और सब्सिडरी वर्ड आएगा। अगर खरीदने वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई कंपनी नहीं है, तो ये ध्यान रखना, हम ऐसी कंपनी को, अगर किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग उसके हाथ में, जैसे ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग के अंदर क्या था, टोटल शेयर्स के अंदर एक शेयर को छोड़ के बाकी सारे के सारे शेयर्स ली के थे। तो अब यहाँ पे ली को हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो बोल सकते हैं, पर ली को हम कोई होल्डिंग पर्सन तो नहीं बोल सकते ना, या होल्डिंग कंपनी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक पर्सन है, कंपनी थोड़ी है। तो एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ कंपनी है, तो आपका होल्डिंग और सब्सिडी वर्ड आएगा। लेकिन एक तरफ एक कंपनी है और दूसरी तरफ एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी है और अंबानी जी ने उस कंपनी के 90% शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो अब यहां अंबानी जी जो है वो क्या है, कोई होल्डिंग कंपनी थोड़ी है, क्योंकि वो तो पर्सन है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की कंपनी को हम क्या कहेंगे, इस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं वन मैन कंपनी। इसको क्या बोलते हैं, वन मैन कंपनी। तो ये बच्चों वर्ड मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ना बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाती है वन मैन कंपनी में और वन पर्सन कंपनी में।
सोलोमन का जो मामला था उसमें लॉर्ड मैकनाटन जो थे उन्होंने वन मैन कंपनी वर्ड यूज किया था। कंपनी लॉ के अंदर कहीं पे भी वन मैन कंपनी जैसा वर्ड नहीं है। सोलोमन के मामले में फर्स्ट टाइम लॉर्ड मैकनाटन ने वन मैन कंपनी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक ही परिवार के सारे लोग थे और मैक्सिमम शेयर्स किसके थे, सोलोमन के थे। तो क्या कहा जाता था, क्या ये तो एक वन मैन कंपनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई वर्ड लीगली नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक आप इसका रेफरेंस समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स किसी एक पर्सन में है या एक फैमिली में है तो वो वन मैन कंपनी है। लेकिन अगर वो 62 के हिसाब से है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वन पर्सन कंपनी बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में वन मैन कंपनी और वन पर्सन कंपनी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो लीगली ये कोई वर्ड नहीं है, बस इतना सा बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का से ज्यादा शेयर खरीदे तो वो होल्डिंग कंपनी है, और एक पर्सन खरीदे तो वो वन मैन कंपनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी की। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दो तरह की कंपनियां होती है, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी की और दूसरी अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आपका ये जो 2013 का एक्ट है बच्चों, इससे पहले ये था भी अगर आपको कंपनी बनानी है लिमिटेड लायबिलिटी की, बना लो, अच्छी बात है। और अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो तो पार्टनरशिप होती है, आप उसी में काम करो। पर ये जो 2013 का एक्ट है इसके अंदर क्लियरली 92 के अंदर जो क्लोज 92 है उसमें अनलिमिटेड कंपनी को डिफाइन किया और आप एक अनलिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब समझते हैं। लिमिटेड में दो चीजें हैं, गारंटी और शेयर। भाई आज मान लीजिए कि मैंने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट की कीमत है 5 करोड़। तो जो सेलर है उसको मैंने 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया तो मैंने उसको एडवांस में नहीं दे दी, बाकी पेमेंट मेरे को उसको 6 मंथ में पे करनी है। अब वो कहता भैया 6 महीने में वेट नहीं करूंगा, मेरे को गारंटी दिलाओ। अब बताओ 4 करोड़ की गारंटी कौन देगा? मान लो कि कोई बैंक आता है कहती है हम दे रहे हैं, यानी कि कोई कंपनी आगे कहती है कि हम दे रहे हैं गारंटी, तो वो बैंक या वो कंपनी गारंटी तभी तो देगी ना जब उसके पास खुद के पास क्या होंगे, गारंटर होंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर उसके अंदर मान लो कि मैं ही या आप में से कोई उसके गारंटर है और आप में से कोई कह दे कि साहब, जैसे मान लीजिए उस बैंक की या उस कंपनी की टोटल गारंटी 100 करोड़ की है और आप में से कोई ये कहते कि साहब 10 करोड़ की गारंटी मेरी, कोई दूसरा कहते 5 करोड़ की गारंटी मेरी, कोई कह रहा 4 करोड़ की गारंटी मेरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को जरूरत पड़ती है गारंटी की और आप में से किसी ने 10 करोड़ की गारंटी दी हुई है तो आपसे 10 करोड़ रुपए निकलवाए जा सकते हैं, भलाई कंपनी पे अरबों रुपए की गारंटी हो, आप 10 करोड़ से ज्यादा नहीं दोगे तो आपने गारंटी देके अपनी लायबिलिटी को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। इसी तरह से मान लो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स हैं, मान लो 10 लाख के खरीदे हैं और 10 लाख मैंने पे कर दिए, अब भलाई उस कंपनी पे करोड़ों अरबों की लायबिलिटी हो, मेरे तो 10 लाख थे मैंने दे दिया, आप मेरे से 1 रुपया नहीं दे सकते। और अगर मान लीजिए कि वो फुल्ली पेड नहीं है, 10 लाख में से मैंने 5 लाख दे दिए, 5 लाख देने हैं तो आप मेरे से 5 लाख ही ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो मैंने अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर लिया शेयर्स खरीद के। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दो तरह की कंपनी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर। सीधी सी बात है। तो लिमिटेड बाय शेयर का मतलब जितने मैंने शेयर्स खरीदे उतना पे करूंगा। लिमिटेड बाय गारंटी, देखो बच्चों इनके एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि कल को अगर हम बात करते हैं इलीगल एसोसिएशन की कि आप कोई गलत काम कर रहे हो कंपनी के नाम पे, ठीक है, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी जो है भले ही आपने लिमिट कर रखी है पर आपकी अनलिमिटेड में काउंट हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपने कंपनी का नाम बदल के और आप बिजनेस कर रहे हो, किसी दूसरे को आप कोई फ्रॉड क्रिएट कर रहे हो, तो ऐसी वो एक अलग सिचुएशन है। हम एक जनरल वे में अगर बात करें तो मैंने जितनी लायबिलिटी लिमिट की है उससे ज्यादा आप मुझसे नहीं ले सकते, चाहे वो बाय गारंटी हो चाहे वो बाय शेयर हो। अब आती है बात अनलिमिटेड गारंटी की। अनलिमिटेड गारंटी, अनलिमिटेड शेयर, कोई भी कंपनी हो अगर उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स ये कह दें कि साहब कोई भी लायबिलिटी हम पे करेंगे, कितनी भी लायबिलिटी हम पे करेंगे, तो इस तरह की कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी की हो जाएगी। अब देखो सेक्शंस, लिमिटेड बाय गारंटी है 21 में और लिमिटेड बाय शेयर है 22 में। अब 22 को हिंदी में बोलते हैं 22,
कितने बोलते हैं? 22। तो हमारे पंजाबी में भाई या दोस्त को क्या बोलते हैं? भाई। और भाई की हाल बोलते हैं ना, और भाई की हाल। तो एक आदमी किसी कंपनी का मेंबर है तो जनरली हम उससे क्या पूछते हैं? यार भाई तेरे को कितने दे शेयर है? हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि कोई अगर किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है तो हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या होता है? भाई तेरे को कितने शेयर है? तो ये ध्यान रखना 222 यानी कि 22 के अंदर किसकी बात हो रही है? शेयर की बात हो रही है। और उससे जस्ट पहले किसकी बात हो रही है? 21 में गारंटी की बात हो रही है। अब अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें शेयर कैपिटल हो भी सकती है, शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकती। तो जनरली बच्चों जो चैरिटेबल पर्पस की कंपनियां मैं आपको आगे बताऊंगा वो कंपनियां ज्यादातर लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी था। अब हम बात कर रहे हैं अदर्स कंपनीज की। तो अदर्स कंपनीज के अंदर आप देखिएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन चैरिटेबल कंपनी भी बोलते हैं, स्मॉल कंपनीज हैं आपकी, डॉर्मेंट कंपनीज हैं आपकी, फॉरेन कंपनीज हैं आपकी। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। कई बार कुछ ऐसी कंपनीज भी क्रिएट हो जाती हैं जिनका ऑब्जेक्ट बिजनेस करना तो हो सकता है, लेकिन जो डिविडेंड, जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, उसके मेंबर्स आपस में डिवाइड ना करके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कल्चर, है ना, कोई लैंग्वेज, इस तरह की कोई एक थीम आपके माइंड में चल रही है कि हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, या आप आर्ट, साइंस, कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़े हुए आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या आप अदर कोई चैरिटी का काम करना चाहते हैं कि भैया ठंड के अंदर, शहर के अंदर जो लोग है ना, हम उनको रहने की जगह देंगे। तो फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, पैसा तो लगेगा ना। तो कुछ लोग मिलकर किस तरह की एसोसिएशन जो है वो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं। उसको हम बोलते हैं चैरिटेबल कंपनी, धर्मार्थ कंपनियां, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बच्चों, जब इस तरह की कंपनीज आप क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा मैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन अपन लीगली बात करें कि जब इस तरह की कंपनीज क्रिएट होती हैं तो किसके ठाट हो जाएंगे? ठाट किसके होंगे? क्योंकि इस तरह की कंपनी किसके लिए होती है? पुअर पर्संस, गरीबों के लिए, ताकि समाज के उन पिछड़े हुए लोगों को फायदा मिले, उन गरीबों को फायदा मिले। तो गरीबों के ठाट होगी कि नहीं होगी? ठाट का मतलब 8। तो सेक्शन 8 के अंदर आपकी चैरिटेबल कंपनीज है। अब दो बातें ध्यान रखनी है आपको चैरिटेबल कंपनीज में। एक तो ये कि चैरिटेबल कंपनी क्रिएट करने से पहले आपको गवर्नमेंट से अलग से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपका एनओसी गवर्नमेंट आपको इश्यू करेगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में तो हमने मेमोरेंडम तैयार किया, आर्टिकल्स तैयार किया और रजिस्ट्रार के पास पहुंच के लो जी साहब रजिस्टर करो। लेकिन अगर आप एक लाइसेंस, अगर आप एक चैरिटेबल कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स जो है वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि साहब हम इस ऑब्जेक्ट में, क्यों? क्योंकि जो रजिस्ट्रार है उसको ये बात पता नहीं हो सकती कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके चैरिटेबल है ना। तो वो आपको गवर्नमेंट से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में फिर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एज ए कंपनी उसको रजिस्ट्रार के पास, इसलिए एक काम आपको एमपीओ में अलग से करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के साथ लिमिटेड वर्ड आ जाएगा। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी चैरिटेबल कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके नाम के साथ ना तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएगा ना लिमिटेड वर्ड आएगा। जैसे मान लो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कुछ नहीं आया ना इसके अंदर, तो ये आपकी एनपीओ या चैरिटेबल कंपनी से। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट ने जो आपको लाइसेंस दिया था वो लाइसेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया, यार ये तो चैरिटी का काम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आपस में डिविडेंड जो है वो आपस में बांट रहे हैं भाई, किसी पर्टिकुलर चैरिटी में लगाने के बजाय जो इसके मेंबर्स है वो तो डिविडेंड आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों उसका स्टेटस एज ए चैरिटेबल खत्म हो जाएगा, पर कंपनी खत्म नहीं होगी। अब वो कंपनी एज ए पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी रन कर सकती है। अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी की। स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है बच्चों वो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 85 में। 85 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 85। क्या बोलते हैं? 85। पिच्चा एक वर्ड होता है ना हिंदी में, अपने बोलते हैं यार ये बड़ा पिच्चा सा है ना।
जैसे छोटा सा डॉगी आपके पास है, आपके पास एक बिल्ली का बच्चा है, कहते हैं ना बड़ा पिच्चा सा है, मतलब छोटा सा है, तो ये ध्यान रखिएगा लघु कंपनियां या छोटी कंपनियां, स्मॉल कंपनी, एक्चुअली में दीज आर प्राइवेट कंपनीज। लेकिन प्राइवेट कंपनीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, एक वो प्राइवेट कंपनी जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी है, और एक वो प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी कब तक, कोई प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कब तक रहेगी, इसके अंदर बच्चों 85 में ये लिखा हुआ है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि 2013 में आपके डाटा अलग थे और उसके बाद 2017 में इसमें अमेंडमेंट हो गया। 8% ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी की पेडअप कैपिटल 50 लाख तक है, इससे ज्यादा नहीं, या उन्होंने खुद डिसाइड की हुई है, तो वो आपकी 10 करोड़ तक भी हो सकती है। अगर किसी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की जो पेडअप कैपिटल है यानी कि जो प्रदत्त पूंजी वो 50 लाख तक है और उन्होंने खुद अपना कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, तो 50 लाख तक की अमाउंट में उस कंपनी को क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी। और अगर उन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ है तो फिर वो 10 करोड़ तक भी डिसाइड कर सकते हैं। तो पहले जो 2013 में था ना, यहां पे शायद 5 करोड़ लिखा हुआ था, तो ये अब 10 करोड़ हो गया, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर उनकी टर्नओवर, जो पिछले साल की टर्नओवर है, वो टर्नओवर 2 करोड़ तक की है, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, एक साथ चल रहे हैं, 50 लाख 2 करोड़, तो अगर वो टर्नओवर 2 करोड़ तक की, या उन्होंने खुद ने डिसाइड किया हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़, तो मतलब ये मेरी कंपनी है और उसकी पेडअप कैपिटल जो है वो हमने खुद ने डिसाइड की हुई है कितनी हो सकती है, और वो हमने 100, मान लो ये वो हमने 10 करोड़ तक की डिसाइड की हुई है, तो 10 से ज्यादा होते ही अब वो स्मॉल कंपनी नहीं है, तो प्राइवेट ही, पर उसको स्मॉल नहीं कह सकते आप। और अगर मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है तो 50 लाख से ऊपर होते ही अब वो स्मॉल नहीं है तो प्राइवेट ही, पर स्मॉल नहीं है। और इसी तरह से अगर मेरी टर्नओवर, मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ कितनी होनी चाहिए, और 2 करोड़ से ऊपर होगी, अब वो प्राइवेट तो है पर स्मॉल नहीं है। और अगर मैंने खुद ने लिखी हुई है हमारे ऑब्जेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो 100 करोड़ तक भी हम उसको क्या मान सकते हैं, स्मॉल कंपनी मान सकते हैं। अब इसमें फर्क क्या हो गया, तो बच्चों फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी है प्राइवेट कंपनीज में, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। चलिए उसके बाद में बात करते हैं डॉर्मेंट। ये बच्चों बड़ी अजीब सी कंपनी है, जो सेक्शन 455 है आपका, इसके अंदर ये कहा है कि आज अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं और बिजनेस आपने करना है 2 साल बाद, आज बना लो, बिजनेस करना है 2 साल बाद, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरह की जो कंपनी है, निष्क्रिय कंपनियां, वो आपकी डोरमेंट कंपनी है। फिर हमारे पास आ जाती है एक फॉरेन कंपनी। तो क्लोज 42 के अंदर फॉरेन कंपनी डिफाइन की हुई है। सीधी सी बात यह है, ऐसी कोई कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है और इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, वही तो फॉरेन होगी ना। लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका जो मेन पर्पज है वो आपको सेक्शन 379 में समझ आएगा। 379 के अंदर ये बात कही हुई है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, अगर वो इंडिया में बिजनेस नहीं कर रही तो फिर तो उसका नाम ही क्यों लेंगे, लेकिन अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रही है और उसके 50% शेयर्स, ये बच्चे यहां पे ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे होल्डिंग में 51% वर्ड आया था, गवर्नमेंट में भी 51% वर्ड आया है, लेकिन यहां पे सिर्फ कितना है, 50%। अगर किसी विदेशी कंपनी के 50%, 50 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, 50% शेयर्स मोर देन 1 इंडियंस ने, आपने और मैंने मिलकर खरीदनी है, तो भले ही उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया से परे हुआ हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, 379 में कहा हुआ है कि किसी विदेशी कंपनी के 50% शेयर्स भी अगर भारतीयों ने खरीद लिए हैं, तो भले ही उसका रजिस्ट्रेशन भारत से बाहर हुआ है, तो भी उसको एक भारतीय इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो बच्चों ये कुछ टाइप्स आपके थे, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स आपको मिल जाएंगे, जैसे एक निधि कंपनी, फंड कंपनी होती है, कुछ लोग मिलकर एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कि उसमें पैसा जमा कर लिया, जब जरूरत होगी इमरजेंसी में निकाल लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आपकी हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट जो है वो अपने कैपिटल मार्केट भी अपने कह सकते हैं लिस्टेड कंपनी
अनलिस्टेड कंपनी, तो जो पब्लिक कंपनी है वो सारी की सारी आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी, है ना। और जो प्राइवेट कंपनी है उनकी कोई लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो एक वो भी टाइप हो सकता है, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आपकी क्रिएट हो सकती है। अपने ट्रेडिंग कंपनी, नॉन ट्रेडिंग कंपनी भी कह सकते हैं, बिजनेस कर रही है तो ट्रेडिंग कंपनी, और चैरिटी कर रही है तो नॉन ट्रेडिंग कंपनी, या फिर ट्रेडिंग कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी। तो अगर कोई बिजनेस हो रहा है पर्टिकुलर किसी गुड्स का, तो वो आपकी ट्रेडिंग कंपनी है खरीदने और बेचने का। और अगर आप इंश्योरेंस के सेक्टर में हो, बैंकिंग के सेक्टर में हो, तो आपकी नॉन ट्रेडिंग कंपनी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स आपके पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स आपको समझने पड़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स आपके थे क्लासिफिकेशन के, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा टास्क आपको दिया है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आज की तारीख में जिंदा है, और अगर है तो उसकी शेयर होल्डिंग किसके हाथ में है, कौन उस ईस्ट इंडिया कंपनी को आज की तारीख में रन कर रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आरपी वर्मा उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, और एक बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ये कंपनी लॉ की मेरी सेकंड स्लाइड थी, सेकंड वीडियो थी। अब तक कॉन्ट्रैक्ट की 9 स्लाइड्स जो है वो मैं पोस्ट कर चुका हूं। हिंदू लॉ की 6 स्लाइड्स मैंने डाल दी हैं, मोहम्मदन लॉ की 5 स्लाइड्स मैंने डाल दी हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ जनरल इंग्लिश की मैंने 4-5 स्लाइड्स डाल दी हैं। तो धीरे धीरे ये आपका साथ मिलता रहेगा और ये चीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।